जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है बेटा मेरी? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? और थोड़ा सा जरा क्वेश्चंस का सेशन एक रखते हैं अपना, जिल्लत का सेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जी दोस्तों, फर्स्ट क्लास किस किस की है आज? ऐसा कोई है जिसकी आज पहली क्लास है? आपकी तो चलो है। और कोई है? सेकंड क्लास किसकी है आज? आज वैसे अपनी थर्ड क्लास है ना जिनकी? अच्छा, कितने ऐसे हैं क्लास में जिनकी पिछली तीन क्लासेस में से कोई एक क्लास मिस हुई थी और उन्होंने नहीं देखी है? क्यों? कहाँ? तुमसे पूछते ना कौन सी रात तक। हाँ, ये थोड़ी उन्होंने, इसका मतलब कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा। किसने किया था? ये कौन है भाई? अच्छा, चश्मे जो लगाता है वो। हाँ भाई, क्या सेम? ये तो इसकी लाइन है, मैंने अपनी लाइन में बोला भाई सेम क्या इसके साथ तो यार। डेमो क्लासेस अपलोड होंगी यूट्यूब पर, तो अपलोड क्या नहीं बना दिसंबर बैच भाई। कोई मसला नहीं, अभी पूछते हैं उन लोगों से यार, टेंशन की बात क्या है। ओके सर, तो सूफी साहब, क्या नाम? आरिफ भाई, मुझे ये बताइए रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? बगैर देखे बताना यार, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं भाई? अब दिन में सारे लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं रिग्रेशन की। जी, क्या बोलती है रिग्रेशन की डेफिनेशन? हाँ लड़की, क्या नाम? हाँ, रामीन। बता बेटा, रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे? सबसे ऑनेस्ट आंसर, नहीं बोला। इज एन एस्टीमेट, ये भी गलत होता है। हाँ बल्लू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा ना? कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज का एस्टिमेट लगाना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकते हैं, ऐसा? हाँ लड़के, क्या नाम? आहत भाई, मुझे ये बताइए रिग्रेशन मॉडल के कोई दो यूजेस, ये नहीं कहना आपने लिखवाए नहीं थे।
ये क्या पूछ लिया सर आपने? मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे एग्जांपल पूछेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की, है ना? एक मिनट बच्चा आ रहा हूँ। हाँ, दो यूजेस। यूज थोड़ी है ये। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, आप लोग भी सुन लें। सबसे आसान तरीका, किसी चीज का आपको आंसर नहीं आ रहा हो ना, आप टीचर पर रख दो, बोलो आपने नहीं पढ़ाया। ये सबसे आसान तरीका है। हाँ, क्योंकि मैं, मेरे सामने मेरा बोलेगा कि मैंने नहीं पढ़ाया तो दो दो तीन तीन नंबर पढ़े यहाँ पे। जी। हाँ, फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर की चीज को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि जो एस्टिमेट आप लगाएंगे वो फ्यूचर के अंदर ही होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा ना? हाँ बल्लू, एग्जाम्पल कोड करो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई एक, जो पुरानी वाली थी वो कोड नहीं करना। दूसरा है, हाँ, क्लास नहीं लेती है, बेहतरीन काम किया है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई एक एग्जाम्पल कोड करे। नहीं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कौन है? तो खाने से भी इम्प्रूव होती है हेल्थ। कहाँ जा रहे हो? कैलोरीज बर्न ये है क्या? फूड चार्ट? पता नहीं फूड चार्ट क्या कह रहा था ये। हाँ, ये क्या बात हो गई? मिसाल के तौर के ऊपर अगर मुझे घर से एआरडीडी आने में 2 लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड है और पेट्रोल 500 रुपये लीटर है, तो क्या मैं बोलूंगा 1.5 लीटर में काम चलाऊंगा, आधे रास्ते धक्का मारूंगा बाइक को? ऐसा थोड़ी है। नहीं भाई, हम गरीब लोग हैं, बाइक में सफर करने वाले हैं, हाइब्रिड गाड़ी तो दूर की बात है। जी, और कोई एग्जांपल? हाँ, हाँ मैं, हाँ, अबू जो डिपेंडेंट है बेटा। ये क्या बात हो गई यार? जी, जो करीबी है वो याद आ रही है। मिसाल के तौर पे एक आहत ने एग्जाम्पल अच्छी दी थी कि हम जितनी ज्यादा स्टडीज करेंगे हमारे रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे, और जितनी कम स्टडीज करेंगे उतने हमारे रिजल्ट जो है वो कम अच्छे आएंगे। दैट मीन्स के सर रिजल्ट का आना ना आना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडीज कैसे करेंगे। ठीक है, ये कैलोरीज बर्न और ये फ्रूट चार्ट पता नहीं क्या क्या बता रहा है मेरा भाई। फोन चार्जर, हाँ ये भी बात है, बारिश और पानी वाली। ओके, फिर सर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमने दो डेफिनेशंस को डिस्कस, दो इक्वेशंस को डिस्कस किया था। मुकद्दस कौन कौन सी थी बेटा इक्वेशन? को बगैर देखे बताना पीछे। y ऑन x के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? y ऑन x के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? y। और इंडिपेंडेंट कौन सा था? x। y ऑन x की इक्वेशन क्या थी? ये v है, नहीं क्या बता रही है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रिग्रेशन कांस्टेंट को, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ लाइन भी बोलते हैं, ऐसा। फिर सर सेकंड इक्वेशन में देखी थी x ऑन y की। x ऑन y के अंदर x जो है वो डिपेंडेंट था और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और सर c हमारे पास क्या था? रिग्रेशन कांस्टेंट। और d हमारे पास क्या था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, b और d दोनों के फॉर्मूलाज में न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर चेंज था थोड़ा सा। ठीक है ना? एक में x और x स्क्वायर यूज हो रहा था, एक में y और y स्क्वायर यूज हमारे पास हो रहा था। ठीक है, फिर हमने एक सवाल स्क्रीन के ऊपर कल ये देखा था जिसमें मैंने कैलकुलेटर की ट्रिक भी लिखवाई थी। आज इस कैलकुलेटर की ट्रिक को दोबारा वेरीफाई करते हैं अपने पास, सही है ना? और हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। कैलकुलेटर में मोड की प्रेस करें और स्टैट्स मोड में आए, ऑप्शन 3 पर स्टैट्स मोड होगा।
सब अपने पास कैलकुलेटर निकाल लो, मोड की प्रेस करें और स्टैट्स मोड में आए। स्टैट्स मोड में आने के बाद ऑप्शन 2 प्रेस करेंगे, a+bx लिखा हुआ होगा, तो x और y की फोटो आएगी ऐसी, ये रही फोटो। जब x और y की फोटो आएगी तो x का डेटा पुट करना शुरू करें, 63 इक्वल टू दबाएंगे, फिर 65 फिर इक्वल टू दबाएंगे, इस तरह से x का डेटा पुट करो। जब x का डेटा आप लोग पुट कर दे तो मुझे बताएं। कर दिया। अब राइट हैंड साइड का एरो दबाएं, y में आए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब राइट हैंड साइड का एरो दबाओगे, y में आओगे तो y में यहां पर आओगे, ठीक है ना। और जबकि हमने y की वैल्यू x के सामने डाली तो एरो दबा के वापस ऊपर जाओगे, और जहां x की वैल्यूज थी उनके सामने y की वैल्यूज पुट कर दें फटाफट से। तो वैल्यूज आप लोग पुट कर दें, मुझे ही बताएं। डन? नहीं, अभी 2-3 जैसे आ रहे हैं। हाँ मेरा भाई, सब ने वैल्यूज पुट कर दी है। तो जब वैल्यूज आप लोग पुट कर देंगे तो एसी की प्रेस करेंगे, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। शिफ्ट 1 प्रेस करने के बाद ऑप्शन 5 के ऊपर रिग्रेशन लिखा हुआ होगा। ऑप्शन 5 प्रेस करोगे, 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। 5 आ रहे हैं, ये क्या प्रेस कर दिया मेरा भाई, दिखाओ। एसी तो प्रेस करो, एसी प्रेस करेंगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर शिफ्ट 1 प्रेस करें, ऑप्शन 5 पे रिग्रेशन लिखा हुआ है जी। ऑप्शन कौन से नहीं आ रहे? एसी प्रेस करने बाद शिफ्ट 1 दबाओ ना, आएंगे। दोबारा दबाओ, शिफ्ट दबाओ, 1 दबाओ, आए ऐसे आए, देखा। तो जब शिफ्ट 1 दबाएंगे तो ऑप्शन 5 के ऊपर रिग्रेशन लिखा हुआ होगा, रिग्रेशन 5 प्रेस करोगे, ए दबाओगे, 1 की वैल्यू आएगी, दबाओ ए इक्वल टू दबाओ, 26.25 आ रहा है, ठीक है मेरा भाई। फिर एसी प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आओ, और अब बी प्रेस 2 प्रेस करो ताकि बी की वैल्यू आई, तो 0.625 तुम्हारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। एसी प्रेस कर दो, एसी ए निकालने के बाद फिर शिफ्ट 1 प्रेस करें, फिर 5, फिर 2, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उनके पास क्लासेस का कैलकुलेटर, जब डेटा पुट कर दो, एसी की प्रेस करना, और तुम्हारे पास शिफ्ट के नीचे की होगी ऑप्शन की, उसको प्रेस करें। फर्दर ऑप्शन आ रहे हैं, रिग्रेशन लिखा हुआ किसी ऑप्शन के ऊपर, किस पे लिखा हुआ है? 3 पे रिग्रेशन दबाएंगे, ए और बी और आर की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे क्लास उसका कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं है, इसको यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, बताने का मकसद ये, कैलकुलेटर भी बाय डिफॉल्ट y ऑन x सॉल्व करता है। कैलकुलेटर भी बाय डिफॉल्ट y ऑन x सॉल्व करता है। तो x ऑन y के लिए क्या करेंगे? मैनुअल प्रोसीड करेंगे? नहीं सर, उसका भी एक तरीका है। तो सर अगर मैं x ऑन y का एक सवाल स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं, उसको देखते हैं कि उसको हम लोग बाय कैलकुलेटर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा मेरा भाई इधर देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। यार प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, खामोशी। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें एक्स और वाई मांगा था, वाई और एक्स ही मांग रहा था। एक काम ये करेंगे, चूंकि कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट वाई ऑन एक्स सॉल्व करता है, और एक्स ऑन वाई सॉल्व करने के लिए हमने डेटा को शफल करना पड़ेगा। मतलब कि एक्स ऑन वाई के लिए, क्योंकि उल्टा है ना एक्स ऑन वाई। एक काम करो, स्टैट्स मोड दबाओ, मोड की दबाओ, स्टैट्स मोड में आओ, ऑप्शन 2 में आओ, एक्स और वाई में। बात सुने, अब अगर x में x का डेटा डालोगे और y में y की वैल्यू डालोगे तो x और y ऑन x सॉल्व कर देगा कैलकुलेटर। तो निकालना क्या है? x और y। तो आप एक काम ये करेंगे कि x में जो डेटा पुट करेंगे वो y की वैल्यूज पुट करो, शफल कर दो दोनों की वैल्यूज को। x में डेटा में y की वैल्यूज को पुट कर दो, और y के डेटा में x की वैल्यूज पुट कर दो।
करो जरा पुट। x ऑन y के लिए x की रो में, x के कॉलम में y की वैल्यू पुट करेंगे और y के कॉलम में x की वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप लोग डेटा पुट करते हैं तो मुझे जरा बताइएगा। एक मिनट। जब आप लोग डेटा पुट कर देंगे तो फिर AC प्रेस करोगे, शिफ्ट 1 प्रेस करोगे, ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आओगे, अब A दबाओगे 1, तो A नहीं है, ये C है। ये A तब होता जब x में x डालता और y में y डालता। अब चूंकि मैंने डेटा चेंज कर दिया था, x में y डाला था और y में x डाला था, तो अभी A नहीं आया है, अब C आया है -6.4। फिर शिफ्ट 1 प्रेस करके दोबारा ऑप्शन 2 दबाओगे तो 0.95। ये B नहीं आया है, ये तुम्हारे पास क्या आया है, ये D आया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप लोग बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। शिफ्ट 1 के बाद ऑप्शन 5 दबाएंगे आप, उसके बाद 1 दबाएंगे, उसके बाद इक्वल टू दबाएंगे, फिर आधे की वैल्यू -6.4 आ रही है, देखो। फिर AC की दबाएंगे, दबाएं, फिर शिफ्ट 1 दबाएं, फिर ऑप्शन 5 दबाएं, फिर ऑप्शन 2 दबाएं, फिर इक्वल टू दबाएं। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा। आगे मूव करें मेरा भाई। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कोरिलेशन। नहीं, अच्छा एक बात और, प्लीज मेरी बात सुनो। हम लोग जिस तरीके से सम निकालते थे कि x की वैल्यू को लिखकर ऐड कर रहे हैं, y की वैल्यू को लिखकर ऐड कर रहे हैं, इस तरह से हम बाय कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। आपने डेटा पुट किया हुआ है ना, AC प्रेस करने के बाद शिफ्ट 1 प्रेस करो। मैं सम निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि सम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे। AC प्रेस करने के बाद शिफ्ट 1 प्रेस करें, कहीं चेक करो किसी ऑप्शन पे सम लिखा हुआ होगा। कितने पे लिखा हुआ है, 3 पे सम लिखा हुआ है, दबाओ 3। जब 3 दबाओगे तो देखो सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ x y आ रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट सम भी निकाल सकते हो अपने पास। ठीक है, मैनुअल वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना मेरा भाई। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप A और B भी सॉल्व कर सकते हैं और सम भी निकाल सकते हो अपने पास। ठीक है भाई, चलें सर आगे मूव करते हैं कोरिलेशन की तरफ। सबसे आगे चलो भाई, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, बिटवीन, जी चलो कर लेंगे बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और टू वेरिएबल्स अगेन मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो रिलेशनशिप हमारे पास 3 किस्म के हैं। रिलेशनशिप हमारे पास 3 किस्म के हैं। पहला रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। दूसरा रिलेशन नो रिलेशन होगा। और सर तीसरा रिलेशन
नेगेटिव रिलेशन। इसको ऐसे समझते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या, टू साइडेड। टू साइडेड समझते हो ना, हाँ टू साइडेड, बोथ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट, नफरत चल रही है फुल टाइम, ऐसा ना। और नो रिलेशन का मतलब क्या है, वन साइडेड होता नो रिलेशन मेरा भाई, ठीक है ना, है भाई। तो नो रिलेशन होता ना वन साइडेड है ना, वन साइडेड नहीं समझते तुम, ऐसा आदमी है यार। अच्छा जी, पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन एंड पॉजिटिव रिलेशन इटसेल्फ। पॉजिटिव रिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं ना बेटा, दोनों टाइप से। और सर नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर भी दो रिलेशन आते हैं, एक परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन और एक नेगेटिव रिलेशन इटसेल्फ। कोरिलेशन में कुछ नहीं आता, कैसे आएगा कुछ, जब वन साइडेड है तो कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई। अच्छा जी, आगे बढ़े जी, फर्क अभी बता रहे हैं ना, अभी आगे बढ़ने तो दो मुझे, ये बताते हैं। तो सर कोरिलेशन मेजर करने के दो मेथड है। कोरिलेशन मेजर करने के दो मेथड है मेरा भाई मेरे पास। उन दो मेथड में पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। कौन सी डायग्राम, स्कैटर डायग्राम। ऑल्दो स्कैटर डायग्राम मुझे पेपर में बनाने को नहीं आती है, स्कैटर डायग्राम पेपर में बनाने को नहीं आती है, लेकिन फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि स्टैट्स में 10 एमसीक्यू थ्योरी के टेस्ट होंगे, उनमें से रिग्रेशन भी स्टैट्स का टॉपिक है तो थ्योरी भी आ सकती है। तो यहाँ से स्कैटर डायग्राम की थ्योरी जो है वो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। तो स्कैटर डायग्राम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सर एक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम COC भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आइए वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसा, अब अच्छा लग रहा है ठीक। देन आगे मूव करें, चले सर। फिर सर कोरिलेशन देखते हैं थ्रू स्कैटर डायग्राम। कि स्कैटर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो स्कैटर डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन
तो अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोग कॉपी नहीं करिएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बराए मेहरबानी अपनी वीडियो क्लोज रखिएगा, फिर बाद में कुछ रिकॉर्ड हो जाएगी तो हमें मत बोलिएगा कि सर ऑकवर्ड लग रहा है, डिलीट कर दें, वीडियो एडिट करवा दें, ठीक है ना भाई। तो ऑनलाइन वाले इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया मेरे पास, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब होता ये है, ये ओरिजिन है कि x की वैल्यूज को x एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे और y की वैल्यूज को y एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, और हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये अपनी हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे स्कैटर डायग्राम। बहुत सारे ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट्स को हम लाइन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्कैटर डायग्राम के अंदर हम लाइन से कनेक्ट नहीं करते पॉइंट्स को, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे मैंने अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन जो है इसको हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। अब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप में होता ये है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होते हैं, बिल्कुल। स्कैटर डायग्राम में क्या होगा कि जब आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉलो होंगे, ठीक है ना। एक स्ट्रिक्टली फॉलो पैटर्न करेंगे स्ट्रेट लाइन का। परफेक्ट पॉजिटिव में ये होता है कि अगर x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो y की वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही होती है। x is directly proportional to y और y is directly proportional to x. That means कि सर अगर x बढ़ता है तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू भी कम होगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा कि अगर x बढ़ रहा है 2 यूनिट से, x की वैल्यू बढ़ रही है 2 यूनिट से, तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी 2 यूनिट से। क्या कह रहा हूं मैं, अगर x की वैल्यू 2 यूनिट से बढ़ती है तो y की वैल्यू भी 2 यूनिट से बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू 4 यूनिट से बढ़ती है तो y भी 4 यूनिट से बढ़ेगा। दैट मींस कि सर x और y इंक्रीज होंगे बाय सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन सेम वैल्यू से इंक्रीज होंगे जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट जो है आपके पास कलेक्ट होंगे। क्या ये बात समझ में आती है, दोनों ऐसे ही होंगे, ठीक है। और परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, ग्राफ आपका लोअर लेफ्ट टू अपर राइट की तरफ मूव कर रहा होगा। हर देखो वो तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राफ लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जाता है। ये लेफ्ट है, लोअर लेफ्ट, ये क्या एरिया है, अपर लेफ्ट, ये क्या है, अपर राइट, और ये एरिया क्या है, लोअर राइट, ठीक है ना। हाँ, तो जिस तरीके से तुम्हारे पास डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व बताया ना, डिमांड कर्व भी अपर स्लोपिंग होता है, अपर डायरेक्शन में होता है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर भी डिमांड कर्व जो है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव करेगा, और सारे के सारे पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आएंगे, कोई एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होगा। और सर एक्स और वाई क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर एक्स 2 यूनिट से बढ़ता है तो वाई भी 2 यूनिट से बढ़ेगा, अगर 4 यूनिट से बढ़ेगा तो वो भी 4 यूनिट से बढ़ेगा। डायरेक्शन ऑफ स्लोप क्या है हमारे पास, अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट की तरफ मूव करेगा। क्या ये बात समझ में आती है, इसको कॉपी करें और फिर हम आगे मूव करते हैं।
सेम से इंक्रीज होगा, 2 यूनिट नहीं, कुछ भी होगा, 4 5 6 8 10, मतलब अगर 10 10 का डिफरेंस आ रहा होगा तो 10 10 का डिफरेंस आ रहा होगा, 5 5 का होगा तो 5 5 का ही आ रहा होगा। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से होगा। डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी ना, अपवर्ड स्लोपिंग की रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसा ना। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है 4 4 का, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है 8 8 का, ये थर्ड पॉइंट है 12 12 का, ये फोर्थ पॉइंट है लेट से 16 16 का, ये फिफ्थ पॉइंट है 20 20 का, और ये सिक्स पॉइंट है 22 और 22 का। हाँ मतलब सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है ना, अगर हो सकती है तो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से आएगा, तभी सारा एक स्ट्रिक्टली रैंडम पैटर्न वो आएगा, स्ट्रेट पैटर्न। जी नहीं है, क्या बना रहा है, ये क्या होता है, तो स्लोप की बात ही कहाँ आ गई यहाँ पर, अभी आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, अभी जितना आ रहा है उतना एब्जॉर्ब कर, पेन की आदत इस्तेमाल करें, बॉल पेन की वो भी, ठीक है। किसके पास है जेल पेन, तुम्हारे पास है, जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल पेन इस्तेमाल करो। आगे मूव करूं मेरा भाई मैं, तो सर अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऊपर जो मैंने लेबलिंग करी है ना डायग्राम की, परफेक्ट पॉजिटिव की, उसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज बनेंगे तुम्हारे पास थ्योरी के, जो मैंने सेम प्रोपोर्शन लिखवाया है, जो मैंने लोअर लेफ्ट टू अपर राइट लिखवाया है, जो सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आ रहे हैं, इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, वो 4 से 5 थ्योरी के तुम्हारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं वहां से, ठीक है, दिखाऊंगा भी कैसे होंगे हैं उस लेबलिंग से। तो मेरा बच्चा अगर मैं अगेन यहां पर डायग्राम बनाऊं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन, तो अगेन आपका स्लोप जो है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो है ना यार, अपवर्ड डायरेक्शन में तो होगा ही होगा। अगेन इस लाइन को मैं इमेजिनरी लाइन बोल देता हूं, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट में बोल देता हूं। और मेरा भाई अगेन इस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन का मतलब क्या है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, अब जो तुम्हारे पॉइंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशन के जो पॉइंट्स होंगे वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे, मतलब अब जो पॉइंट आएंगे वो ऐसे होंगे कुछ, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होंगे, क्लोज टू होंगे तुम्हारे पॉइंट। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे थे सारे के सारे पॉइंट, यहाँ क्या होगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होंगे, क्लोज टू होंगे। दैट मींस कि सर एक्स और वाई विल इंक्रीज नॉट बाय सेम proportion,
नहीं होगा, बिल्कुल। ये अगर एक आध हुआ तो हुआ कोई, ठीक है ना। तो मेरा भाई ये डिफरेंस है सेम प्रोपोर्शन और नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन का है। यहाँ पे क्या होगा, अगर x इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से, हो सकता है y 1 यूनिट से इंक्रीज हो, 3 यूनिट से इंक्रीज हो, लेकिन 2 से नहीं होगा, ठीक है ना। x 5 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है y 10 यूनिट से इंक्रीज हो या 2 यूनिट से इंक्रीज हो। इंक्रीज तो वो भी होगा, x के इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं होगा, ऐसा। क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? कॉपी करें और अपने पास हेडिंग डालें, सी नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव नेगेटिव। कॉपी कर लें, सुकून से, कोई मसला नहीं है। और फिर हेडिंग डालें नेगेटिव रिलेशनशिप। हाँ भाई आज कैसे हो? और हम एक शहीद नाम था ना हमारे क्लास में किसी का, कोई है? शहीद, शरीर नहीं, शरीर नहीं, शहीद, पता नहीं कौन सी क्लास में, शायद उसके गए। अरे नहीं नहीं, शरीर नहीं कह रहा भाई मैं, शहीद भी नहीं भाई, क्या हो गया यार। शहीद शहीद पता नहीं क्या क्या कह रहा है। सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। तो सर ऑप्शन हम सी बनाते हैं, सी पर डिस्कस करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप में होगा ये कि एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, अपोजिट चलेंगे ना उसके, है ना। तो अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो मेरा भाई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब चूंकि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आपका जो स्लोप ऑफ द आएगा वो ऐसे आएगा। आपका जो ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि एक बढ़ रहा होगा और दूसरा कम हो रहा होगा, ऐसा ना। अगेन लिख देते हैं, इस लाइन को हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। इमेजिनरी लाइन बोलेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट भी बोलेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि ये अपर लेफ्ट से, कहां से, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट मूव कर रही है, ऐसा ना। और सर यहां पर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ना। x बढ़ेगा तो y कम होगा, ऐसा। बाय सेम प्रोपोर्शन और नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन, नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि नेगेटिव की है ना, परफेक्ट नेगेटिव की होगी तो सेम प्रोपोर्शन लिखेंगे। यहां हम लिख देते हैं नॉट बाय नॉट बाय सेम प्रोपोर्शन। और जो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे
वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के आसपास होंगे, क्लोज टू होंगे, ऐसे होंगे। ऐसा मेरा भाई इकोनॉमिक्स में सप्लाई पड़ा है, सप्लाई ऐसा होता है, सप्लाई का डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये वो स्क्रीन ऊपर जा रही है अब जी, ये तो नेट का इशू तो थोड़ा सा अपसेट हो गया। ओके बिल्कुल, जब तो नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। अच्छा अब डी देखते हैं। डी में हमने कहा था कि परफेक्ट नेगेटिव के बाद से बता दें अगर कुछ मिस हो गया। कुछ मिस नहीं हो गया बेटा, इंटरनेट भी चल रहा था। परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, अगर परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन की हम डायग्राम ड्रॉ करें अपने पास, तो इसमें होगा ये कि अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका आएगा। ठीक है, अगेन लेबलिंग कर देते हैं, दैट इज इमेजिनरी लाइन। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अपर लेफ्ट टू अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऐसा ना। और सर इसमें होगा ये कि x अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो y क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा बाय सेम प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कि सर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे होंगे। ऐसा सबने ऐसी बनाई है, अमन सुकून जिंदगी में आगे बढ़े थोड़ा सा। चले सर, ई नो रिलेशन, अगर हम नो रिलेशन की डायग्राम बनाते हैं अगर नो रिलेशन के हम डायग्राम बनाए अपने पास, तो इस केस के अंदर एक रैंडम पैटर्न बन रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ना अपर स्लोपिंग है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पूरे सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट है वो पूरे ग्राफ पे स्कैटर फैले हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नो रिलेशन। उसमें तो डायरेक्शन बन रही थी ना, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे सारे क्या होंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके ग्राफ के ऊपर स्कैटर होंगे, कोई प्रोपोर्शन नहीं है, ना कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम बनाएंगे इस केस के अंदर, ठीक है, बन ही नहीं रही है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक रैंडम पैटर्न हमारे पास इस केस में क्या होगा, बन रहा होता है। आगे मूव करें। क्या पकड़ा है, ओके।
आराम कुमार आगे बढ़े भाई, अपने भाई डालो, कुछ भी नहीं चिल्लाया था। अपने भाई डालो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। COC। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, और हम वन बाय वन उसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n multiplied by sum of xy minus sum of x multiplied by sum of y over n sum of x square। हाँ, डॉट लगा दूं, सही ना, n sum of x square minus sum of x का होल स्क्वायर n sum of y square minus sum of y का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। सेकंड फॉर्मूला है COC is equals to under root BYX dot BXY। The questions BYX is called B, regression coefficient y on x, and B x1y represents D, regression coefficient x1y। ठीक है ना, हम B y on x और B x1y से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, थर्ड फॉर्मूला, देखो अंडर रूट बी और डी है, सही है, बी को हम बी वाई ऑन एक्स लिख सकते हैं और डी को हम बी एक्स वाई लिख सकते हैं। बी एक्स वाई का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, और बी वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस of xy over standard deviation of x multiplied by standard deviation of phi। हाँ, अभी मैंने लिखे नहीं, यही बात नहीं है, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s xy डिवाइडेड बाय sx मल्टीप्लाई बाय sy। कोवेरिएंस ऑफ xy को हम sxy लिख सकते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को हम sx लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को हम sy लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन और बाकी ऑब्जर्वेशंस में कितना डेविएशन आ रहा है। ये जब हम मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पढ़ेंगे तो उस टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख लें अभी तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, अच्छा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलता है, एस एक्स वाई कैसे निकलता है, एस एक्स वाई निकलता है n डॉट सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स डॉट सम ऑफ वाई ओवर n into n minus 1। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकलता है ऐसे। स्टैंडर्ड डेविएशन x कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऐसे निकलता है कि अंडर रूट ऑफ n डॉट सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर ओवर n into n minus 1। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है कि अंडर रूट ऑफ n डॉट सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर ओवर n into n minus 1। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अभी इतना ड्रॉप करेंगे। पेपर पूरा पहले 3 घंटे का था, मैं स्टार्ट था 2 घंटे में। हाँ पास पेपर है ही नहीं ना, जब से एमसीक्यूज बेस्ड हुआ है पास पेपर है ही नहीं। मैं बताता हूँ किस तरीके से आएंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। हर महीने अटेम्प्ट नहीं होता, होता ये है कि जब आप रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को उसके 90 डेज के बाद आपकी पहली अटेम्प्ट आएगी, ठीक है ना। मतलब आप लोगों ने अभी अगर अभी रजिस्टर कराया तो 90 डेज के बाद आप एलिजिबल हो अपनी पीआरसी की पहली अटेम्प्ट देने के लिए, ठीक है। अगर फिर जब उसके बाद आप हर मंथ दे सकते तो आप 120 दिन बाद दे दें। फर्स्ट एलिजिबल जो होंगे वो 90 डेज के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं नहीं कंपल्सरी कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये वैसा ही है। चले भाई आगे बढ़ते हैं सर, एक सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। एक सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल। ये फॉर्मूला याद कैसे होंगे ये मैं पूछ के बताऊंगा। कैसे याद होंगे भाई, बस कितने साल होगा पढ़ते हुए आपको, पढ़ते हुए भाई, मुझे नहीं। मैट्रिक के 10 साल और इंटर के, इंटर 2 साल में किया, ज्यादा में किया है तो 2 साल लगाओ, कितने साल हो गए, 12 साल। 12 साल पे कितने से रट्टा मारने का, उससे दूसरा फॉर्मूला कैसे याद हो गया है। फॉर्मूले तो रट्टा लगा लूंगा ना यार, फॉर्मूले में रट्टा चल जाएगा है। मेरे को रट्टा लगाने की आदत नहीं है, ऑयल निकाले जाके वो। इसमें मैं ये हाइड कर देता हूँ। सवाल में क्या लिखा हुआ है,
कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कार्ल पर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका दूसरा नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पूरा नाम है कार्ल पर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये बंदे का नाम है कार्ल पर्सन, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हमें x का डेटा गिवन है और y का डेटा गिवन है। एक काम ये करते हैं कि हम x और y के डेटा को लेस डाउन करते हैं, 0 4 6 8 10, इसका सम बताइएगा क्या आ रहा है, 28 और 12 14 16 18 एंड 16, इसका सम क्या आ रहा है, 76। फिर हमें x स्क्वायर का कॉलम बनाना है, तो 0 16 36 64 100, इसका सम क्या आ रहा है, 216। फिर एक हमें y स्क्वायर का कॉलम बनाना है, 144, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का 16 18 8 324, टोटल सम है 10 का स्क्वायर 100 आया, 6 का स्क्वायर 36 आया, कहाँ से ना बेटा। ओके क्या है 1000 1176। एक कॉलम हमने और बनाना है एक्स वाई का, तो 0 14 4 जा 50 56 16 6 जा 18 8 जा 144, और ये मैं करूंगा 160। टोटल सम बताओ, टोटल सम 4 456। चलो जी, तो सर अब हम काम करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बड़ा वाला, कि n डॉट सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x डॉट सम ऑफ y ओवर अंडर रूट ऑफ n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। तो मेरा भाई अगर हम डेटा पुट करते हैं, n कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 456 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 76 अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 216 माइनस 28 का होल स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 76 माइनस नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 1176 माइनस 76 का होल स्क्वायर। अगर मैं 5 इंटू 456 करता हूँ क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 456 2280, और अगर 28 मल्टीप्लाई बाय 76 करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 216
28 into 28, 7, 8, 4. 5 into 1176, 5880. और 76 into 76, 5776. अगर मैं न्यूमरेटर को माइनस करता हूँ 2280 माइनस 2128 क्या बनता है 152. और अगर मैं 1080 माइनस 784 करूं तो और 5880 माइनस 5776 तो और अगर हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो 30784 और अगर 30784 का हम अंडर रूट लें तो 175.45 और अगर हम डिवाइड कराएं फिर 0.866 will be my final answer. जूम आउट कर रहा हूँ पूरा ये लीजिए कॉपी करें सुकून से फिर बात करते हैं. इस सवाल को मैंने एक चीज हाइड करी थी आपको पता है ना अब वो शो करने का टाइम आ गया है. लिखा था ऑल्सो वेरीफाई आर एक्स वाई आर यू बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन u और v if u is equals to this और v is equals to this. हर इंडिविजुअल वैल्यू फॉर x के लिए हमने u अप्लाई करना पड़ेगा और हर इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ y के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि v और u की वैल्यू आए. तो पहले v और u की वैल्यू निकाल लेते हैं. अगर x मेरे पास है 0, 4, 6 and 8 and 10 और x से मैंने क्या निकालना है u निकालना है. तो u का फॉर्मूला क्या है x माइनस 6 ओवर 2. तो सर अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं अपने पास तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 तो माइनस 6 ओवर 2 बोले तो -3 ऐसा ना. फिर 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 1 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 0 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 तो 2 ओवर 2 1 और 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 तो पॉजिटिव 2. इसका सम क्या आता है -1 -3 और +3 और -4 है ना -1 आ जाएगा. सिमिलरली सर हर वैल्यू फॉर y के लिए 12 14 16 18 16 हम क्या निकालेंगे v निकालेंगे और v का फॉर्मूला क्या है कि y माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2. तो पहला क्या आएगा -2 आएगा ना पहला वाला. 12 माइनस 16 -4 ओवर 2 -2 फिर 1 आएगा -1 फिर 0 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा. तो इसका सम क्या बनेगा 0 आएगा. फिर क्या बनेगा -2. सही है ना. अब काम करते हैं कि u स्क्वायर निकाल लेते हैं. जब u स्क्वायर -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 9 आएगा. क्यों हम कर रहे हैं -3 का होल स्क्वायर. दैट मींस कि सर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस. अगर आप सिंपल ये करेंगे कि -3 के ऊपर स्क्वायर डालेंगे तो ये माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा सिर्फ 3 के ऊपर आएगा. ठीक है ना. जबकि स्क्वायर माइनस करके आएगा.
तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो क्या आएगा 9 1 0 1 एंड 4 तो सम क्या आ रहा है इसका 15। सिमिलरली बी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 0 क्या बनता है 6। फिर क्या निकालते हैं u इंटू वी निकालते हैं 9 4 जा 36 1 0 1 0 तो u इंटू वी क्या बन रहा है 40। अरे नहीं गलत कर दिया यार ये मैंने u स्क्वायर और v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दिया u v को -3 -2 है मल्टीप्लाई करना भाई -6 आएगा फिर 6 आएगा सर ठीक है फिर -1 और 1 1 आएगा 0 फिर 1 फिर 0 क्या बन रहा है 8 ठीक है ना यू स्क्वायर भी निकाल लिया वी स्क्वायर भी निकाल लिया एन भी आ गया एन कितना है 5 है। तो अब अप्लाई करते हैं देखो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई तो ऊपर निकाला था 0.866 ठीक है ना अब u इंटू वी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ u v माइनस सम ऑफ u डॉट सम ऑफ v ओवर अंडर रूट ऑफ n डॉट सम ऑफ u स्क्वायर माइनस सम ऑफ u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सम ऑफ v स्क्वायर माइनस सम ऑफ v का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है ना। अब सर अगर हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो n था 5 u v का फॉर्मूला क्या है 8 आया सम ऑफ u कितना है -1 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ v कितना है -2 तो 5 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर कितना आ रहा है 15 सम ऑफ यू का स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय कितना 6 माइनस सम ऑफ पी मतलब -2 का होल स्क्वायर सही है भाई। तो सर अगर हम न्यूमरेटर सॉल्व करने पे आते हैं तो 8 5 का 40 हो जाएगा और -1 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अच्छा ये करो कि -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और 15 5 से क्या हो जाएगा 75 तो 75 -1 करेंगे क्या हो जाएगा 74 ऐसा ना डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इधर आओ 6 5 जा 30 और -2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4 तो 30 -4 कितना हो जाएगा 26 तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 26 कर देंगे तो अगर ऊपर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 38 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 74 into 26 1924 दोनों को जरा अंडर रूट करके डिवाइड कराओ आपस में क्या बनता है क्या डिवाइड भी तो कराओ ना अंडर रूट लेने के बाद 38 डिवाइड बाय करो 48 जो भी आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब हम ये कोड कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x on y is equals to coefficient of correlation u और v। साइड पूरी ऊपर करता हूँ। एक बात का मुझे बेहद अफसोस है यार अगेन लास्ट क्लास में मैंने एक अफसोस जाहिर किया था अब पूछो चलो फिर बात में जाहिर करूंगा। जी बच्चे बोलो क्या अच्छा देखो देखो फॉर्मूला क्या है u का
x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। पहले x क्या है, पहले x की वैल्यू क्या है, इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर x की वैल्यू क्या है 0। तो 0 माइनस 6 ओवर 2 करूंगा तो दैट मीन माइनस 6 ओवर 2 करूंगा तो -3। देखो है -3 है ना। फिर एक काम करो, इसकी जगह क्या पुट करोगी 4। तो जब 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 आया है। इस तरीके से निकालनी है वैल्यू, ठीक है ना। बेटा क्योंकि v का -2 ऐसे आया है कि हम ऐसा करेंगे कि पहले मिटाने दें। v का फॉर्मूला है y माइनस 16 ओवर 2। पहला y कितना है 12, तो 12 माइनस 16 ओवर 2 दैट मीन माइनस का 4 ओवर 2 दैट मीन माइनस का 2। ऐसे आया है माइनस का 2। सही है बेटा, कोई मसला परेशानी, लेकिन अफसोस मेरा स्टिल बरकरार है। अरे एक मिनट भाई, मिटाने तो दो यार। आई आई डैश का है आई डैश। अरे वो तो ऐसी सिंपल लिखा हुआ यार। हाँ स्मॉल आर, अफसोस स्टिल बरकरार है मेरा यार। ऊपर कर दूं, अच्छा जूम आउट कर दूं। भाई मेरा अफसोस स्टिल बरकरार है, आप लोग मुझसे पूछ ही नहीं रहे। अफसोस वो मुझे खा जाएगा यार, ऐसे नहीं। पूछ लो सवाल। अब मैं नहीं बताऊंगा यार, कल भी मैंने बताया था पूछना क्या है, मैं बताऊंगा तो पूछोगे क्या, इसके तो पता ही नहीं। हाँ अब मैं नहीं बता रहा, छोड़ो भाई। तुम्हें जब तुम लोग ये सवाल पेपर में कैसे आएगा, ये सवाल पेपर में ऐसे आएगा कि ये लिखा हुआ था कि ऑल्सो वेरीफाई आर एक्स वाई और आर यू वी, ठीक है, डेटा होगा और 4 ऑप्शन में लिखा हुआ होगा कि प्रूव नॉट प्रूव, ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। तो आपने कैलकुलेशन करके प्रूफ करने के है, हमेशा प्रूफ थोड़ी होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी ना। शॉर्ट फॉर्म सॉल्व करने का नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आती है। एक एक बंदा है वो पूरा समंदर का पानी पीना चाहता है, एक वक्त में पी सकता है क्या, नहीं पिएगा, पेट फट जाएगा उसका। थोड़ा थोड़ा पिएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में ही रेडिएशन कोरिलेशन का इंजेक्शन लगाया चल मेरा भाई, अगले दिन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का इंजेक्शन लगाया अब चल मेरा भाई, ऐसा थोड़ी है। अफसोस अब क्या बताऊं यार, क्या करूं, ऊपर करूं, अफसोस अब बताऊंगा ही नहीं भाई मैं। क्या सवाल करो, सवाल करो। अभी ऊपर से इतनी मेहनत करते आ रहे हैं प्रूफ करने के लिए, कह रहा प्रूफ कैसे होगा। लॉजिकल सवाल पूछो यार, कोई नहीं पूछ रहे हो। मैं इस बार बताऊंगा ये तुम लोगों ने पूछना क्या, कल मैंने बताया था ना कि क्या पूछना तुम लोगों ने। चैट में किसी ने कुछ नहीं पूछा बेटा। वो यहाँ पर अनरीडेड है, लेकिन मेरे पास रीड हो चुका है। मैं चैट अपने पास कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ तो मुझे मैं रीड कर लिया। अभी अफसोस मुझे जीने नहीं देगा। हाँ भाई बंधु तुम ही पूछ लो, तुम ही पूछ लो यार, कोई लिफ्ट ही नहीं कर रहा, पूछूंगा ही नहीं मैं। हाँ हाँ भाई कैसे, बता बेटा क्या पूछना है मैंने। यार मुझे खुद नहीं पता, मतलब छापने पर लगा हूँ अभी। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज दे दूंगा मुझे, आज मैं बताऊंगा ही नहीं लेकिन। अच्छा फेल हो यार तुम लोग दिसंबर टाइम में, दिसंबर के तो हो, मार्च के टाइम आना होगा। पूछ ही नहीं रहे तुम लोग। हाँ भाई तुम लोग पूछ दो ना, क्वेश्चन दिखा है।
क्वेश्चन में देखने का पता चलेगा नहीं क्या पूछना है, देख लो फिर क्वेश्चन। पूछो यार, तुम पूछो। हाँ ये देखो, ये पूछा इसने सवाल। ये कह रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने x और y निकाला है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y और x हो तो ये तो पूछे नहीं किसी ने। रिग्रेशन कोरिलेशन में दोनों था ना, रिग्रेशन में x और y भी था, y और x भी था। यहाँ तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने, यहाँ तो ऐसा देखा हमने नहीं। मैं फॉर्मूला लिखवा दी मेरा भाई, यही है फॉर्मूला। ऊपर तो x और y का चक्कर था, यहाँ तो नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है, उसका रीजन है, और रीजन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y और x इज सेम, इसीलिए वो x और y और y और x पूछता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अपने पास इसको नोट करिएगा। अब मेरा अफसोस जाके खत्म हुआ, बता दो तुम्हें ये बात। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x और y निकालो या y और x निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, सेम। बराबर से कॉपी करे मेरा भाई। पहले ए पार्ट सॉल्व किया, बी पार्ट सॉल्व किया। आप लोगों में से जो बंदे ग्रुप पे ऐड नहीं है यार, वो मुझे मैसेज कर दो ताकि ग्रुप पे ऐड हो जाओ। मेरा नंबर लिख लो भाई, मेरा नंबर ही नहीं है आप लोग के पास, लिखो ये लो। 03042507 492 अपने पास सेव कर लो, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पेमेंट स्लिप के साथ। मैं तुम लोग को जो है वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोनों ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ऑफिशियल में भी कर दूंगा। और मेरा नाम क्या है ये अम्मी अब्बू को पूछ के बताऊंगा। इसलिए होगा मुझसे पढ़ते हुए तो पता ही नहीं। मेरे अपने अब्बू ने मेरा नहीं है ये नाम रखा, अरसलान सिद्दीक। क्या हुआ, क्या कह रहा है? क्यों, मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो सबसे ज्यादा? यही कहते हैं, दिमाग खराब हो गया। हाँ, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं AR यूज करता हूँ, वो ARM यूज करते हैं, M लगा दें उसका। असल में पहले हमारा एक टीचर थे, वो AS यूज करते थे शेड्यूल में, तो सिमिलर ना हो तो फिर मैंने AR यूज करना शुरू कर दिया। अब वो फिर चलेगा तो फिर मैं AS पे शिफ्ट हुआ, मैंने कहा AR सेटिस्फाई चल रहा है, तो यहाँ से क्यों भाई। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।